हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्यता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो आज आपकी नंबर 10 की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 50+ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड किया था। हिस्ट्री का लेक्चर नहीं, हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका समझ लीजिए एक तरीके से लेक्चर ही है, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ही डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव आपको मैंने मैटर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको देख करके आपका एक तरीके से रिविज़न हो जा रहा है, तो उसको ज़रूर देखिएगा जो इसके पहले के मैंने अपलोड किए हैं। बाकी ये आपका पॉलिटी का आपका सेकेंड सीरीज़ है। एक सीरीज़ आपका अपलोड कर दिया गया था, ये सेकेंड है आपका। टोटल 10 नंबर की सीरीज़ है, तो पूरा देखिए, एक एक करके देखिए रिवीजन। जब तक एग्ज़ाम आ नहीं रहा तब तक आप 2-3 बार इसको तो देख ही लीजिए, इससे आप ही का बेनिफिट है। क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई से ज़्यादा आपको क्या ज़रूरी है, पढ़ाई तो किया है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और आपके सामने क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही पता चलेगा। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और 100% गारंटी दे रही हूँ, आपको बेनिफिट इससे यहाँ से ज़रूर मिलेगा। इतना आपके लिए मैं बोल सकती हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको देखना है या नहीं देखना है, लेकिन देखेंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा। तो चलिए आपको देख लेते हैं आपके लिए, और पहले मोटिवेशन कोड देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। 10 नंबर है, क्वेश्चन 50 है। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे, तो आपको मोटिवेशन किसी का लेक्चर देखने के लिए, किसी का कोई भी ये सब देखने की जरूरत नहीं। बस क्या करिए, आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए। ये देखिए कि वो आपके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आपको कहाँ से क्या पैसे ला करके आपकी फ़ीस भर रहे हैं। तो एटलीस्ट उनका फेस देख करके तो आपको मोटिवेट हो ही जाना चाहिए। इसके लिए आपको कोई मोटिवेशन लाइन दे या कुछ बताए, उससे नहीं। आपको खुद जब भी लगे कि आप वीक हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, करना क्या नहीं है, तो सीधे जाइए अपने पेरेंट्स के पास, थोड़ा सा बैठिए, और फिर थोड़ी देर बाद खुद आकर के लग जाइए। तो बस, और कहीं नहीं, बस अपने पेरेंट्स को देखिए, क्योंकि वही एक सच्चे हैं जो आपके लिए कर सकते हैं। चलते हैं, आज का हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग 61 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आज का। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। यहाँ बताना है कौन सा सही नहीं है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, बिल्कुल सही है। डी क्या कह रहा है? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। ये कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत है आपका। बाकी जो ऊपर के तीनों है ये आपके सही है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, करेक्ट है। और इसकी शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो। आर्टिकल 213 के तरह, आर्टिकल 213 के तहत, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो या विधानमंडल के सदन सत्र में ना चल रहे हों। वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है, और इस आधार पर राज्यपाल अध्यादेश निर्माण या विधि निर्माण तथा अध्यादेश वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है। तो यहाँ पे जो डी लिखा है कि किसी की आवश्यकता नहीं होती सलाह की, तो ये गलत दिया है। इस हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बाकी आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्न में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। अब यहाँ पे बताना है आपका कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं 1 and 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। इसमें से बताना है कौन सा आवश्यक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? 1 and 3 का आवश्यक नहीं है, बाकी ये जरूरी है। तो उद्घोषणा के निम्न में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, क्लियर, और राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या फिर विघटित हो जाती है। राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियाँ किसको चली जाती हैं? केंद्र को चली जाती हैं। राज्य की जो कार्यकारी विधायी शक्ति होगी वो केंद्र को प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो राष्ट्रपति शासन के आवश्यक परिणाम में केवल राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाया जाना है,
क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए ठीक है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। अब यहाँ पे बताना कौन सा सही है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस एक मिनट छोटा करते हैं ताकि दोनों हम लोग को दिख जाए। यस, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो ये बताया जाए कि उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। और नियत कार्यकाल होता है, ये भी गलत है। इस हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। क्योंकि मुख्य सचिव का जो चयन होता है वो कौन करता है? सीएम करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य कैडर के वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है और राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका जो स्थान होता है वो सर्वोच्च होता है। और मुख्य सचिव राज्य के अन्य मंत्रालयों के सचिवों का क्या होता है? प्रमुख होता है। तथा सचिवालय के सभी विभाग क्या होते हैं? उसके नियंत्रण में होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 155, आर्टिकल जो 155 है, इसके तहत व्यवस्था दी गई है संविधान में। हमारे आर्टिकल 155 के तहत बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और आर्टिकल 156 का जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 156 का क्लॉज 1 के इसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे? पद धारण करेंगे। इस प्रकार राज्यपाल अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, एक मिनट, ये क्वेश्चन है कि छूट गया? एक मिनट चेक करने दीजिए। नहीं, छूटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल है 164। 164 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 164 क्लॉज 1 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल जो है वो उनके सीएम के परामर्श से करेगा। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये मंत्री क्या होते हैं? पद धारण करेंगे। ये इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने चुने जाते हैं? 1/3 चुने जाते हैं, 1/3। संविधान का आर्टिकल जो 171 है, इसका क्लॉज 3 क्या कहता है? 171 का क्लॉज 3 कहता है कि विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे और 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है विधानसभा के प्रति। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 164 का क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 164 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से, ये वर्ड होना चाहिए, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभा सत्र के संदर्भ में राज्यपाल के क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्या बताना? सही कूट का प्रयोग करना, आहूत करना, स्थगन करना, सत्रावसान, विघटन करना। तो ये किसके, राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं? तो जो राज्यपाल के उसमें आते हैं वो आपका है 1, 3 and 4। 1, 3 and 4। राज्यपाल जो है वो, राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्लियर? और वह राज्य विधानसभा का एक अभिन्न अंग होता है। वह सत्र आहूत कर सकता है, सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है राज्यपाल, और विघटन कर सकता है। विधानसभा का विघटन का अधिकार प्राप्त है। और स्थगन के जो सदन है उसके स्थगन का जो अधिकार है वो किसका है? पीठासीन अधिकारी का है। वो किसका है? पीठासीन अधिकारी का है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्न राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो किसकी है ये? है पश्चिम बंगाल की।
पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं वो 295 है। पश्चिम बंगाल की 295 है, बिहार की 244 है, मध्य प्रदेश की 231 है और तमिलनाडु की 235 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय इससे संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 239 जो है वो किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 239 का, एक मिनट, दिल्ली के संबंध में, अगर दिल्ली के संबंध में कहा जाए तो 239 का क्लॉज का और 239 के क्लॉज खा में है। दिल्ली से संबंधित देखा जाए विशेष उपबंध तो 239 का ए का क्लॉज ए और 239 का ए क्लॉज बी, ये आपका इसी में है। और संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है, उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ये 241 में है, 241 में है। तो ये जो 239 है वो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो कौन सा है? वो है 69वां संशोधन। तो 69 अमेंडमेंट जो है, 69 अमेंडमेंट 1991, 69वां जो है 1991, इसके द्वारा आर्टिकल 239, आर्टिकल कौन सा है? 239, जो अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। तो 239 का क्लॉज का, क्लियर, इसको जो है अंतः स्थापित कर दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए और 1992 में अधिसूचित इस अधिनियम द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र किया गया। साथ ही दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। और जो यहाँ पे 52वां संशोधन दिया गया है, यहाँ पर 1985 52वां जो हुआ 1985 में हुआ, जिसका संबंध किससे है? दल बदल से है। किससे संबंधित है? ये दल बदल से है। और देख लेते हैं जो यहाँ पे 61वां संशोधन है, 61वां इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये 1988 में हुआ था, जो किससे संबंधित है? मतदान की जो उम्र थी वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई। मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई। और आता है आपका 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं, जिसके माध्यम से संविधान में क्या होते हैं? बहुत सारे बदलाव होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ये कूट वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका विकास में भागीदारी, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना ही क्या है? पंचायती राज का मूल उद्देश्य है। क्लियर। और सरकार की प्रणाली को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। कौन से संशोधन की तरह? 73वें संशोधन 1992, 73वां 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? संवैधानिक स्थिति दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। संवैधानिक स्थिति दी गई और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र को स्थानीय स्तर पर लागू किया गया, जिससे भारत में केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सके। और इसमें क्या हुआ कि स्थानीय स्तर पर लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय सरकार में भागीदारी करने लगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेने जाएंगे, आपका 2000 से नीचे, 3000 से नीचे नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसकी कदर करिए, क्योंकि लोग फ्री की कदर नहीं करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं।
पैसों जब जहाँ पैसे लगते हैं उसी की ज़्यादा कदर करते हैं। जब आपको फ्री में मिल रहा है तो उसकी कदर करिए। और अच्छे क्वेश्चन से आपको खुद लग जाता होगा कि क्वेश्चन, अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको तुरंत लग जाएगा क्वेश्चन आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। हमें बताना कौन से सत्य हैं। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के क्या थे, समर्थक थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से सही है। तो आपके यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है कि स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आते। उस वक्त रिपन जो थे भारत के वायसराय थे और महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों के गठन को कालानुक्रम व्यवस्थित करना। और ये कालानुक्रम कैसे कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि किस सन में कौन सा आया था। तो चलिए इसको हम विथ सन आपको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम आपको कोड, पहले नीचे क्या है, अशोक मेहता, यही मैं ऊपर ही अशोक लिख देती हूँ, अशोक मेहता, ताकि आपको नीचे बार बार ना देखना पड़े। अशोक मेहता। अब हमको देख लेना है कि कौन सा पहले आएगा। चलिए देख लेते हैं इसको क्रमशः। तो पहले जो आता है वो आता है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इनका आता है 1957 में, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आता है अशोक मेहता। उसके बाद ये आते हैं अशोक मेहता, ये 1977 में, ये इनकी अध्यक्षता में 1977 में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति का गठन किया जाता है। और ये 1978 में अपने 77 में गठित होता है, 78 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आता है 1985 में आते हैं। 1985 में कौन आता है, GVK राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। और सिंघवी जो हैं ये 1986 में, यानी 1986 में राजीव गांधी सरकार, उस समय थी, कौन सी सरकार थी, राजीव गांधी सरकार था। उस समय लोकतंत्र और विकास पर पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले आते हैं बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि पहला एक जिसमें हो तो आपको एलिमिनेट कर देना, ये हटा देना, ये हटा देना। एक मिनट, नहीं सॉरी, ये नहीं हटाना है, मुझे लगा ये हटा दीजिए, एक मिनट फिर से बता रही हूँ। सेकंड जहाँ पे ये पहला आप हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब दो में से आपको चूज़ करना है और दोनों में 2-1 है, तो चलिए उठा लेते हैं, 2-1 कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा आपका आता है GVK राव का, यानी 2-1-4-3, ये आपका C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, कोई नहीं, बता देते हैं। क्या कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। अच्छा, और राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका और पंचायत चुनाव का निरीक्षण करता है। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका और पंचायत चुनाव का निरीक्षण करता है, जबकि चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव आयोजित करता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो B ऑप्शन आपका सही है, A सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसको भी हम लोग देखते हैं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका आर्टिकल 324 के तहत है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 के तहत बनाया गया है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 243 के क्लॉज के 243 का क्लॉज के है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और राज्य चुनाव आयोग जो है वो नगर पालिका और पंचायत चुनाव की देखरेख करते हैं, जबकि चुनाव आयोग राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा, विधान परिषद के लिए चुनाव आयोजित करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है। तो किसमें नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो 1 और 3 में, लोकसभा में और विधानसभा में, ये हटा दीजिए। लोकसभा और विधानसभा में नोटा का प्रयोग किया जा सकता है। नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये विकल्प जो है मतदाता को आधिकारिक रूप से उन सभी उम्मीदवारों के प्रति स्वीकृति का मत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यदि कोई मतदाता EVM पर नोटा के विकल्प का चयन करता है
क्या कहा मैंने कि यदि कोई मतदाता ईवीएम पर नोटा के विकल्प का चयन करता है तो ये शो होता है कि मतदाता ने किसी भी पार्टी को वोट ना देने का विकल्प चुना है। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2013 में, कब 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की चुनाव में नोटा का मत दर्ज कराने का अधिकार लागू हुआ था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया गया। तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभा जैसे प्रत्यक्ष चुनाव में उपलब्ध है, ना कि राज्य और विधान परिषद के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग अभी हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 243 का के, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो चलिए देख लेते हैं, 600 है, 500 है, 440 है या 480 है। तो इसमें से कितना है? तो अधिकतम, ये इसमें क्या पूछा था, एक मिनट, अधिकतम निर्धारित, तो अधिकतम निर्धारित जो है वो आपकी है 500, वो है अधिकतम 500। और कम से कम भी जानना जरूरी है, कम से कम 60, कम से कम 60। ये किस में कहा गया है? 170 का क्लॉज 1, 170 का क्लॉज 1 आर्टिकल जो है, इसके तहत प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्य मिलकर बनेगी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन जो सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, पांडिचेरी है, कौन कौन सा? सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पांडिचेरी, ये जो है यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या इस प्रावधान के अनुसार नहीं है, ये अपवाद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये तो है आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगा सकते हैं। गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, तो किसका नहीं है? इसके मतलब किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है? तो गवर्नर को। क्लियर? अगर आर्टिकल 155 की बात करें, 155 संविधान में नहीं बताया। 155 के तहत राज्य के राज्यपाल अथवा गवर्नर की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया। 155 में इनकी नियुक्ति है, 155 में गवर्नर की नियुक्ति यानी राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इन्हें पद से हटाए जाने संबंधी किसी भी अनुच्छेद का प्रावधान नहीं किया गया है। 156 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। तो मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, मूल संविधान में बोला है। क्लियर? वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 कर दी गई है। ओके, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। गलत है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन, ये मतलब ये स्टेटमेंट। तो कौन सा सही हो गया फिर? इस हिसाब से 1 और 2 ऑप्शन सही हो गए। कैसे? तो मूल संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य था, एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश की संख्या निर्धारित की गई थी। फिर क्या होता है? 2019 में एक विधेयक आता है, 2019 में एक विधेयक आता है जिसमें क्या किया गया? इनकी संख्या बढ़ा करके 34 कर दी गई। 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कर दिया गया है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो फिर किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन, सोच रहे थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, बहुत देर से एक ही कलर से पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? चलिए ये भी देख लेते हैं कौन सा नहीं आता है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है। तो 2 राज्यों के बीच विवाद, प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक। तो 2 राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार और किसी एक राज्य के बीच विवाद, भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों से जुड़ा मामला, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध विवाद, तो यही नहीं आता है। बाकी ये तीनों लगभग सेम थे, तो ये तीनों सही हो जाएगा। कुछ लॉजिक भी लगाना है, जो नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको आता हो, तो थोड़ा एलिमिनेशन पावर आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये आप कर ले जाएंगे। तो उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अगर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है, उच्च न्यायालय का अगर कोई निर्णय पर मतलब कि किसी निर्णय के विरुद्ध कहाँ सुनवाई की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये आपके प्रारंभिक क्षेत्र में नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जबकि जो अन्य हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। किसको परामर्श देगा? कौन? सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को, संसद को, किस उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। तो सभी को ये नहीं देंगे, बल्कि किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। कौन? सर्वोच्च न्यायालय परामर्श, मतलब आर्टिकल जो 143 है, इसके तहत यदि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न पर क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में परामर्श दे सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिया गया परामर्श होगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षक है, मूल अधिकारों का रक्षक है और न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है? करेक्ट हैं। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? सभी, मतलब कि वो मौलिक अधिकार क्या कह रहा है, या मूल अधिकार का रक्षक है, संविधान का रक्षक है और न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकता है आर्टिकल 57 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहित याचिका दायर की जा सकती है किसके द्वारा? अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, किसी नागरिक के निजी उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केवल प्रभावित व्यक्ति के द्वारा। तो इसमें जनहित याचिका जो दायर की जाती है सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जनहित याचिका किसी गंभीर सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने या वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए दायर की जा सकती है। इसे दायर करने के लिए प्रभावित पक्ष से होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी साइड से कोई भी कर सकता है। अगर उसे नॉलेज नहीं है कानून का, वो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है, तो अन्य कोई पीड़ित व्यक्ति की तरफ से जा करके दायर कर सकता है ये। और जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा हुई थी। ये भी आपको जानना आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियाँ। अभिलेख न्यायालय ये आर्टिकल 129 के तहत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके निर्णय सार्वजनिक साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, ठीक है। यह अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, ओके। या केंद्र और राज्य के विधायी आदेशों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर जो मतलब स्टेटमेंट सही है वो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो आर्टिकल 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है 129 के अनुसार, और इसके निर्णय और कार्यवाही को सार्वजनिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा। इसके पास न्यायालय की अवमानना को दंडित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, किंतु यह अभिलेख न्यायालय से भिन्न शक्ति है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, किसे देंगे वो अपना त्यागपत्र? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, भारत के राष्ट्रपति को देंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को देंगे। तो ये किसको अपना दे सकते हैं त्यागपत्र? तो ये देंगे भारत के राष्ट्रपति को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो मतलब पद पर ये रहने की जो आयु है वो कितनी है? 62 वर्ष है। ये 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, किंतु इसके पूर्व भी वे राष्ट्रपति को प्रेषित त्यागपत्र के आधार पर अपना पद त्याग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नए व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। संसद अथवा राज्य विधानमंडल किसी भी दशा में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा कथन सही है? ये दोनों में से कोई नहीं। और इसका क्या है? संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्या स्वतंत्रता दी गई है? कि इनके आचरण पर सामान्य दशा में संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं हो सकती है, क्लियर। किंतु महाभियोग की दशा में इस पर चर्चा की जा सकती है, क्लियर। और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कहीं भी वकालत पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके अतिरिक्त किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त कहीं भी वकालत पर इनके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ लिखा किसी भी वकालत नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चर्चा नहीं कर सकते, ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन है कहाँ पे? उच्च न्यायालय की। ये क्या है? किस उसमें अधिकार में आएंगे?
तो ये जो आपका है नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ये प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। पर्यवेक्षण अधिकारिता नहीं, अपीलीय नहीं और उपयुक्त सभी नहीं, तो प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आर्टिकल पता है तब तो हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। उच्च न्यायालय का गठन 216, अच्छा, और क्या कह रहा है, न्यायाधीशों की शपथ 219, न्यायाधीशों का वेतन 215, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 225। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, ये सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि का उल्लेख जो है आर्टिकल 221 में किया गया है। किसमें किया गया है, उनके वेतन 221 में किए गए हैं। और 215 उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। 215 जो है वेतन दिया है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 129 हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, और 215 जो हो जाएगा ये हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। बाकी न्यायाधीशों की जो शपथ है 219, उच्च न्यायालय का गठन 216, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों सही है, यहाँ पे तीनों सही है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई। कौन कौन सा, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन। चलिए आर्टिकल सहित बता रहे हैं। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपात। क्लियर। और इसकी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और वित्त आपात अभी तक नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, केंद्र राज्यों द्वारा केंद्र का निर्देश न मानने पर। ये तो इस पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। किसी बाह्य आक्रमण से पूर्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बाह्य आक्रमण से पूर्व राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की दशा में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर की जाती है। और जो अगर खतरा कोई है, खतरा उनको लग जाए, निकट संभावना हो खतरे की, बाह्य आक्रमण आदि से पूर्व भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है यदि राष्ट्रपति ऐसा करना उचित समझे तो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समाप्त किया जा सकता है। क्या समाप्त किया जा सकता है, केवल लोकसभा के अनुमोदन से संसदीय प्रस्ताव पारित राष्ट्रपति की एक है, तो यही राष्ट्रपति की ही एक अन्य उद्घोषणा से इसको क्या किया जा सकता है, ये राष्ट्रीय आपात समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य के कार्य राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, वह संसद को राज्य विधायिका की शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिकृत कर सकता है। इस अवधि में संसद द्वारा बने कानून राष्ट्रपति शासन के समाप्त होते ही स्वतः अप्रभावी हो जाते हैं। राष्ट्रपति इस दौरान राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा, इस अवधि में, ये सी ऑप्शन जो है ये आपके क्या है कि सी ऑप्शन जो है ये आपका सत्य नहीं है। इस अवधि में संसद द्वारा बने कानून राष्ट्रपति शासन के समाप्त होते ही स्वतः अप्रभावी हो जाते हैं, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के द्वारा राष्ट्रपति, संसद अथवा किसी अन्य विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया जो कानून है वो राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावी रहता है यदि इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस या परिवर्तित नहीं किया जाए। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य, क्षेत्र या उसके किसी विभाग के लिए विधियां बना सकती है। बिल्कुल, संसद द्वारा बनाए गए कानून के बारे में राज्य क्षेत्राधित परिवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपात की घोषणा लागू हो, एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया था, जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था ना दे सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। केंद्र और राज्य स्तर पर सभी विधेयक अंग्रेजी में होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बाकी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आ जाते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए कानून विधियाँ बना सकती है। ये किस आर्टिकल के तहत कर सकती है, तो आर्टिकल 250 के तहत कर सकती है।
आर्टिकल 250 के अंतर्गत जब आपात की घोषणा लागू हो जाए तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधि या कानून बना सकती है, और ऐसे विधि की जो वैधता होगी अधिकतम अवधि आपातकाल की समाप्ति के बाद केवल 6 माह तक की होगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं बैठ के। कौन सा कथन सत्य है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाए। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से यह अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधि बनाए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक मिनट। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, अभिसमय अथवा विनिश्चय को कार्यरूप देने के लिए संपूर्ण देश या उसके किसी विभाग के लिए कानून बना सकती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आर्टिकल 252 क्या कहता है? आर्टिकल 252 के साथ 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभा विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकती है कि वह राज्य के, ये आर्टिकल याद रखेगा, कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय के बारे में कानून बनाए तो संसद कानून बना सकती है। और आर्टिकल 253 क्या कहता है? आर्टिकल 253 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है या शक्ति है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय, विनिश्चय को कार्य रूप देने के लिए समूचे देश यानी संपूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 256 से 265 के तहत संघ और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति आयोग केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों पर विचार करने के लिए गठित नहीं हुई है? तो कौन सी नहीं हुई है? तो ये हुई है JVP आयोग, क्योंकि राजमन्नार समिति भी आपका क्या है, राजमन्नार समिति भी है और सरकारिया आयोग भी है और दिनेश गोस्वामी समिति। तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से, ये चुनाव सुधार से है, ठीक है, ये चुनाव सुधार से है आपकी। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? चुनाव से संबंधित है। और इस समिति ने ये सिफारिश की थी कि किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र पर चुनाव लड़ने की अनुमति ना दी जाए। बाकी आपके राजमन्नार भी, JVP आयोग भी, सरकारी आयोग, ये तीनों आपके जो है इसी केंद्र और राज्य के संबंध पर ही गठित हुई थी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधानेतर है? वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग, राजभाषा आयोग। तो इसमें से कौन सा है? योजना आयोग संविधान से इतर है, यानी वित्त आयोग, क्योंकि वित्त आयोग आपका, एक मिनट, वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। चुनाव आयोग आपका ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 300। चुनाव आयोग आपका किस में है? निर्वाचन आयोग, अभी मैंने बताया, आपको याद होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजभाषा आयोग 344, चुनाव आयोग डिस्कस कर चुके हैं इसलिए नहीं बता रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1 जनवरी 1952 को हुआ है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या ऐसा है? गलत। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1 जनवरी 1952 को हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे दोनों असत्य है, क्योंकि 1 जनवरी 1952 को नहीं, बल्कि 1952 तो सही है, लेकिन ये 6 अगस्त को हुआ था, 1 जनवरी को नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? रॉन्ग है। निम्न में से कौन सा कथन सरकारी आयोग से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग का गठन यहाँ पे बताना संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग का गठन 1994 में हुआ। सरकारी आयोग का गठन 1994 में हुआ, तो गलत है। क्यों गलत है? कि सरकारी आयोग का गठन 1994 में नहीं बल्कि 1983 में हुआ। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। सरकारी आयोग के गठन का मुख्य बिंदु क्या था? केंद्र राज्य संबंधों पर शक्ति संतुलन था। तो यहाँ पूछ रहा संबंध सही नहीं है, संबंधित नहीं है। तो एक मिनट और देख लें। सरकारी आयोग की सिफारिश के लिए तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और पहले ही मैंने बता दिया 1994 नहीं 1983 है, तो यही गलत हो गया, बाकी आपके सही हैं। पढ़ लेते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए वह उस राज्य का ना हो। ठीक है, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया थे। इस हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है, आर्टिकल आपको रटने पड़ेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 268 अंतर्राज्यीय नदियों के संबंध में जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। 63, तो ये तो एकदम क्लियर है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो सकता है? तो यहाँ पे गलत है आपका ए ऑप्शन। ये 262 आर्टिकल 262 के अनुसार संसद निधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवार के न्याय निर्णय के लिए बंद कर सकती है। तो ये अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवाद 268 नहीं 262 के अंतर्गत आते हैं। बाकी 266 भारत और राज्य की संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, 263 अंतर्राज्यिक परिषद के संबंध में है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे बताना है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, लेकिन क्या बताना है? सही बताना है, गलत बताना? चलिए क्वेश्चन अभी पता चल जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार बहुसदस्यीय संस्था है। इसको शॉर्ट करें थोड़ा सा, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। और क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर होता है, ठीक है। और NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकती जो घटना होने के 6 माह बाद कराई जाए। तो ये क्या कह रहा है? 6 माह बाद दर्ज कराई जाए। तो यही गलत है। यहाँ पे बताना था कौन सा सही नहीं है, तो यही गलत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 6 माह बाद नहीं बल्कि 1 साल बाद, इसका जो होगा 1 साल है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये पूछा होगा कि कौन सा सही नहीं है। बाकी तो सही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता है जो घटना घटित होने के कितने साल बाद, 1 साल बाद दर्ज कराई जाए। यह आयोग का सहपक्ष है, क्योंकि समय सीमा होने के कारण कई बार कई मामले लंबित ही रह जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो समय सीमा दी गई 1 साल दी गई है। बाकी स्टेटमेंट आपके सही है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1993 को हुई, ठीक है। 10 दिसंबर 1993 को हुई। जो अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा से जुड़े हों, मानवाधिकार में अंतर्निहित है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला सही नहीं है। क्यों? 1993 में तो हुई, 1993 में तो हुई है, लेकिन जो यहाँ पे डेट दिया है वो सही नहीं है। तो कब है? 12 अक्टूबर 1993 को ये गठन हुआ था इसका। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, ये सही है, ये आपका सही है कि 289 जो है इससे संबंधित है। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। 280 में वित्त आयोग है और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? 301 व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता दी गई, ये भी सही है। 302 राज्यों के बीच पार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन दिया गया है, तो ये गलत है। 302 के अनुसार क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति संसद की शक्ति है। और 304 के अनुसार राज्यों के बीच, ये जो है 304 में है, ना कि 302 में है। इस हिसाब से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन NDC का फिर आ गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव वही होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पे बताना कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव वही होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य उसके पदेन सदस्य होते हैं। इसका परिषद का निर्माण योजनाओं में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1 2 3। यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब होता है? 6 अगस्त 1952 को भारत की योजनाओं में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि सत्ता का केंद्रीकरण न होकर के विकेंद्रीकरण करना था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिनिधान बिना कराधान नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? आर्टिकल 261, 260, 265 या 254। तो ये कौन सा है आपका? ये आपका कौन सा है? तो ये आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद, क्या क्वेश्चन था? नो टैक्सेशन। तो ये आपका 265 हो जाएगा। आर्टिकल 265 ये कहता है कि प्रतिनिधान बिना कराधान नहीं के स्वास्थ्य लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और ये बताता है कि केवल विधि के प्राधिकार से ही करों को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट हम लोग चल रहे हैं कि सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 278 और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अच्छा,
272 वे कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं और संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाते हैं, वर्तमान में निर्वसित कर दिया गया है। संघ और राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान दे सकता है। नेक्स्ट है 274वां विधेयक जो इनका प्रभाव कराधान पर पड़े और राज्यों का हित जुड़ा, उन पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। तो यहाँ पे बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आर्टिकल ए 278 ये सुमेलित नहीं है। 273, 275, 282 ये 3 प्रकार के सहायता अनुदान तथा उन परिस्थितियों का उपबंध है जिनमें संघ यह अनुदान राज्यों को दे सकता है। और 273 ये जो 278 है ये 273 में रहेगा, 273 में, जिसमें जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राज्यों को संघ अनुदान दे सकता है। आर्टिकल 272 जो है ये 80 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 4 द्वारा विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? कौन सा संशोधन है? चौथा, 7वां, 11वां, 24वां, ये कौन सा संशोधन है? तो किसमें है? ये 7वें संशोधन में, बी ऑप्शन। 7वें संशोधन अधिनियम 1956, 7वां संशोधन हुआ था 1956 में हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रभाव स्वरूप कौन से मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है? तो कौन से? 358 के तहत आर्टिकल 19 का निलंबन, मतलब 358 आपातकाल की घोषणा होने पर आर्टिकल 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 से संबंधित जो भी मूल अधिकार हैं उनका आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए क्या कर देता है? निलंबन कर देता है। अगर आर्टिकल 359 के तहत पूछें तो आर्टिकल 359 के तहत उन मूल अधिकारों का निलंबन किया जाएगा जिसके लिए राष्ट्रपति आदेश दें। उसमें से भी 20 और 21 को छोड़ करके जो भी राष्ट्रपति कहेंगे उन 6 मूल अधिकारों में उसका निलंबन कर दिया जाएगा। 20-21 संबंधित मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं। तो 8वीं अनुसूची संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बस आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो पॉलिटी से संबंधित है वो नेक्स्ट लेक्चर में संडे को आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जितने 3 लेक्चर होंगे पॉलिटी से सारे आप अच्छे से इसको कवर करिएगा, सारे रिवीजन करिएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपका जो फ़र्ज़ है वो निभाइए, मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला करिए, तुरंत लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही ये लेक्चर दिया जा रहा है, फालतू नहीं दिया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए कल से फिर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।